नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के उन पहले 40 अनुच्छेदों की। मतलब ये वो नींव है जिस पर हमारा पूरा देश, हमारी पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र आखिर बनता कैसे है? सोचिए जरा, ये एक बड़ा सवाल है ना? बिल्कुल किसी बड़ी इमारत की तरह, जिसकी मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है। तो चलिए आज भारत की इसी नींव के वो पहले 40 पत्थर कौन से हैं, उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की पहचान की। मतलब भारत है क्या, इसकी बनावट कैसी है। संविधान का सबसे पहला अनुच्छेद आर्टिकल 1 ये साफ कहता है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, जैसे एक परिवार कई लोगों से मिलकर बनता है, वैसे ही भारत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। और हां, ये एक ऐसा संघ है जो कभी टूट नहीं सकता। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात आती है। आर्टिकल 2 और 3 हमारी संसद को एक बहुत बड़ी ताकत देते हैं, और वो है देश का अंदरूनी नक्शा बदलने की ताकत। सोचिए, जैसे कोई अपने घर के अंदर एक कमरे को छोटा या बड़ा कर सकता है, ठीक वैसे ही हमारी संसद एक कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी भी राज्य की सीमाएं, उसका एरिया या यहां तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। ठीक है, तो देश की सरहदों की बात तो हो गई, पर इस देश के अंदर रहने वाले लोग कौन हैं? मतलब कौन भारतीय नागरिक कहलाएगा? ये नागरिकता तय कैसे होती है? देखिए, जब संविधान बना तो नागरिकता तय करने के लिए कुछ तारीखें बहुत जरूरी थी। सीधी सी बात थी, 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन जो भी भारत में रह रहा था वो भारत का नागरिक बन गया। जो लोग पाकिस्तान से आए थे उनके लिए 19 जुलाई 1948 की एक कट ऑफ डेट रखी गई, और यह भी तय हुआ कि आगे चलकर नागरिकता पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा। तो नागरिकता मिलती कैसे है और जाती कैसे है, इसके नियम भी बड़े साफ हैं। आर्टिकल 8 कहता है कि अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति विदेश में रह रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिक बन सकता है। दूसरी तरफ आर्टिकल 9 ये भी साफ करता है कि अगर किसी ने अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता बस उसी पल खत्म हो जाएगी। और इस पूरे मामले में जो सबसे अहम बात है वो है आर्टिकल 11। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि नागरिकता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई भी कानून बनाने की आखिरी शक्ति, फाइनल अथॉरिटी सिर्फ भारत की संसद के पास है। तो ठीक है, हमने देश को समझ लिया, नागरिक कौन है ये भी जान लिया। अब आते हैं इस संविधान के दिल पर, यानी एक नागरिक के मौलिक अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। और इन अधिकारों की हिफाजत कौन करता है? वो है आर्टिकल 13। इसे आप हमारे मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कह सकते हैं। ये बहुत सीधी और मजबूत बात कहता है, ऐसा कोई भी कानून जो इन अधिकारों को कम करे या छीने, वो कानून अपने आप रद्द माना जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो सबसे पहला अधिकार है समानता का, जो शुरू होता है आर्टिकल 14 से। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है, कानून की नजर में सब बराबर हैं। कोई अमीर हो, गरीब हो, बड़ा अफसर हो या आम इंसान, कानून सबके लिए एक ही है। और इसी बराबरी को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि समाज में हकीकत बनाने के लिए आर्टिकल 17 एक कह सकते हैं क्रांतिकारी कदम था। इसने अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा को जड़ से खत्म कर दिया। सिर्फ खत्म ही नहीं किया बल्कि इसे एक सजा के लायक जुर्म बना दिया। यह हमारे समाज के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। अब बात करते हैं उन 6 आजादियों की जिन्हें आप हर भारतीय नागरिक के जीवन की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। आर्टिकल 19 हमें ये सारी आजादियां देता है। हमें अपनी बात रखने की आजादी है, शांति से इकट्ठा होने की आजादी है, अपने संगठन या यूनियन बनाने की आजादी है, पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बस जाने की और अपनी मर्जी का कोई भी काम या व्यापार करने की आजादी है। अब आता है आर्टिकल 21, जिसे शायद सबसे जरूरी मौलिक अधिकार माना जाता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह कहा है कि इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना या सांस लेना नहीं है। इसका असली मतलब है एक इज्जत की, एक गरिमा की जिंदगी जीना। और सोचिए, गरिमा भरी जिंदगी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? शिक्षा। इसीलिए इसी अधिकार को और मजबूत करने के लिए बाद में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। ये 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा की गारंटी देता है, क्योंकि यह माना गया कि शिक्षा के बिना गरिमा से जीने का अधिकार अधूरा है। अच्छा, ये सारे अधिकार सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर सवाल यह है कि अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तब क्या?
यहीं पर आता है हमारा सबसे बड़ा हथियार, आर्टिकल 32। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। और क्यों? क्योंकि ये वो अधिकार है जो हमें सीधी ताकत देता है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार को कोई ठेस पहुंचाए तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसी की वजह से बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागजी बातें नहीं बल्कि हकीकत हैं। तो नागरिकों के अधिकारों की बात तो हो गई, पर सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं? यहीं पर आते हैं वो सिद्धांत जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं। ये सरकार के लिए एक गाइड बुक या कह लीजिए एक मिशन स्टेटमेंट की तरह है। इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। असल में ये सरकार के लिए कुछ लक्ष्य हैं, कुछ टारगेट्स हैं। ये बताते हैं कि सरकार को एक ऐसे समाज को बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो सबके लिए न्यायपूर्ण हो, सबका कल्याण करे। अब इन निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में एक बहुत बड़ा फर्क है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहली बात, मौलिक अधिकारों के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, पर निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए नहीं। दूसरा फर्क, मौलिक अधिकार नागरिकों की रक्षा करते हैं, जबकि निर्देशक तत्व सरकार को उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाते हैं। और आखिर में, मौलिक अधिकारों का मकसद है राजनीतिक लोकतंत्र बनाना, जबकि निर्देशक तत्वों का मकसद है समाज में आर्थिक और सामाजिक बराबरी लाना। तो इन शुरुआती निर्देशक तत्वों में सरकार को क्या करने के लिए कहा गया है? देखिए, आर्टिकल 38 कहता है कि सरकार का काम है सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। आर्टिकल 39 कहता है कि आर्थिक असमानता कम की जाए, मतलब देश का पैसा कुछ चंद लोगों के हाथ में इकट्ठा ना हो। और फिर है आर्टिकल 40 जो महात्मा गांधी के सपनों का भारत दिखाता है। ये कहता है कि गांवों में पंचायतें बनाई जाएं ताकि सत्ता जमीनी स्तर तक पहुंचे। तो अगर हम इसे सार में समझें तो ये जो निर्देशक तत्व हैं ये हमारे संविधान की अंतरात्मा की आवाज हैं। ये उस कल्याणकारी राज्य का एक सपना है, एक ब्लूप्रिंट है जिसे हमारे संविधान बनाने वालों ने देखा था। तो ये थी कहानी भारत की नींव के उन पहले 40 पत्थरों की। पर 70 साल से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद सवाल आज भी वही है, और शायद पहले से ज्यादा जरूरी है, कि ये सिद्धांत, ये अधिकार, ये सपने आज हमारी असल जिंदगी में कितने सच हो पाए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।